बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केटीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 3 जनवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, कोहरे के साथ बड़ी ठिठुरन, रेल विमान सेवा पर पड़ा असर। अब सरकारी गुरुजी नहीं पढ़ा सकेंगे प्राइवेट कोचिंग, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। बीमारी से ग्रसित बच्चों का होगा मुफ्त इलाज, हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस हुआ सदर अस्पताल। हेलो या नमस्ते नहीं, बिहार में भाजपा ने लिया जय श्री राम बोलने का संकल्प। बिहार के शिक्षा मंत्री बोले भगवान के अंदर प्राण देने का अधिकार किसे है, वे तो सर्वव्यापी है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने राजद पर किया हमला, कहा सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए सुपारी। नाराज नीतीश कुमार को मनाने में जुटी बेचैन कांग्रेस, आखिर क्या होगा इंडिया गठबंधन का भविष्य। नए साल में नए अंदाज में देखेंगे बिहार पुलिस, अब ड्रोन से करेगी अपराधियों की जड़ पर हमला, मिशन सुरक्षा का दूसरा चरण हुआ तैयार। मछली उत्पादन में इस साल आत्मनिर्भर होगा उत्तर बिहार, सीतामढ़ी में एक वर्ष में बढ़ा 1500 मीट्रिक टन उत्पादन। बिहार में राजद के पोस्टर पर बवाल, मनोज झा ने साफ किया पार्टी का रुख, भगवान राम और पीएम मोदी को लेकर के कही ये बात। नए साल पर बिहार में करोड़ों का चिकन मटन खा गए लोग, मछली अंडे की डिमांड भी रही हाई। बेगूसराय में एक परिवार के 4 लोग जिंदा जले, पति पत्नी और 2 बच्चे की गई जान। प्याज का भाव 20% गिरा, अब सरकार की तरफ से लिया जा सकता है बड़ा फैसला। वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे, हटेंगे नीतीश कुमार, जदयू टूटेगा, सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान। जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा तो उसी दिन राम घर आएंगे, तेज प्रताप के निशाने पर पीएम मोदी। बड़ा खुलासा, बिहार सरकार ने 1 लाख से अधिक नए शिक्षकों के सत्यापन का दिया आदेश, धोखाधड़ी का शक। बिहार में अब 4 साल का होगा वेकेशन कोर्स, टेस्ट के आधार पर दाखिला, जाने कैरियर को कैसे मिलेगा फायदा। राजद कोई पार्टी नहीं, एक व्यक्ति का गैंग है, सम्राट चौधरी ने नए साल पर लालू यादव को घेरा। सीएम नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की तैयारी शुरू, आज होगी इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, ये नेता करेंगे शिरकत, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार में बिजली के अधिकतर इस्तेमाल पर खुद बढ़ जाएगा लोड, कृषि उपभोक्ताओं को साल में मिलेगा 4 बिजली बिल। बिहार के मंत्री ने बीजेपी की लव कुश यात्रा को बताया नौटंकी, कहा 2024 में मुंहतोड़ जवाब देगी देश की जनता। दोस्तों अब बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है, जब सरकारी शिक्षक प्राइवेट कोचिंग या फिर ट्यूशन अब नहीं पढ़ा सकेंगे। जब बिहार सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ट्वीट करके हुए आदेश दिए है, सभी जिला पदाधिकारियों द्वारा सरकारी शिक्षक के प्राइवेट कोचिंग में पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है। जब शिक्षा विभाग ने ट्यूशन करने और फिर कोचिंग संस्थान में सरकारी शिक्षकों द्वारा पढ़ाने को शिक्षण व्यवस्था में बुराई माना है। ये आदेश हाल ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जारी किया है, लेकिन प्रदेश के यानी कि बिहार के कई बड़े ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जिनमें सिर्फ सरकारी शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। जब प्राइवेट ट्यूशन और फिर कोचिंग सेंटर्स पर अधिकांश फैकल्टी सरकारी स्कूल और फिर कॉलेज की है।
दोस्तों, बिहार में शिशु मृत्यु दर देश में सबसे अधिक होने के बाद शिशुओं की जान बचाने के लिए कई योजनाएं लागू की गई है, जिससे शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। 2015 में बिहार राज्य में शिशु मृत्यु दर 42 थी, जो 2016 में घटकर के 38 हो गई। 2017 में ये गिर करके 35 पर आ गया है। जब वहीं शिशु मृत्यु दर भी 2018 में 3 अंक घटकर के 32 हो गई है, लेकिन अब शिशु मृत्यु दर 25 से नीचे नहीं आ रही है। इसको लेकर के पीएमसीएच में हाईटेक तकनीक से लैस एसएनसीयू और फिर एनआईसीयू का निर्माण कराया गया है, ताकि राज्य के बच्चों को एनआईसीयू से बेहतर इलाज मिल सके। अब इसी तर्ज पर बिहार के नंबर 1 अस्पताल यानी कि बेगूसराय सदर अस्पताल में भी ऐसी सुविधा शुरू कर दी गई है। बेगूसराय सदर अस्पताल के प्रशासनिक पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा है कि सदर अस्पताल में बने एसएनसीयू के और फिर एनआईसीयू में न केवल सदर अस्पताल में भर्ती मरीज बल्कि निजी अस्पतालों में जन्म लेने वाले बच्चों का भी यहां हाईटेक तकनीक से मुफ्त इलाज किया जाएगा। इसके लिए 6 आउटडोर बेड लगाए गए हैं। इसके अलावा सदर अस्पताल में जन्म लेने वाले शिशुओं के लिए भी 6 बेड आरक्षित रहेंगे। दोस्तों, साल 2024 का आगाज हो चुका है। सियासी लिहाज से देखें तो फिर ये साल काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। जब लोकसभा चुनाव होना, राजनीतिक पार्टियां और फिर नेता सब अपने अपने हिसाब से तैयारी में जुट गए हैं। बिहार की बात करें तो सीएम नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं और फिर अब सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि इस जनवरी महीने बड़ा सियासी बम नीतीश कुमार फोड़ सकते हैं। इस बीच साल 2023 के आखिरी दिन रात में नीतीश कुमार अलग मूड और फिर जोश में दिखे। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान के घर अचानक रात में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे। जैसे ही जमा खान के घर नीतीश कुमार पहुंचे तो फिर सबसे पहले जमा खान को शॉल देकर के सम्मानित करते हैं। फिर पास में ही खड़े जेडीयू प्रदेश महासचिव मेजर इकबाल से पूछते हैं कि क्या हाल है। जब साथ ही मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद रहते हैं। जब घर के अंदर दाखिल होने के बाद सीएम नीतीश कुमार फिर गुलदस्ता जमा खान को भेंट करते हैं। फिर दोनों साथ में मिलकर के केक काटते हैं। दरअसल मंत्री जमा खान का जन्मदिन 31 दिसंबर को था और फिर उनका जन्मदिन मनाने खुद सीएम नीतीश कुमार पहुंचे थे। जन्मदिन मनाने के बाद करीब आधे घंटे तक सीएम साहब जमा खान के घर रुके। इस दौरान राजनीतिक बातचीत भी शुरू हुई। दोस्तों, जदयू में अजीब तरह का खेल चल रहा है। जब पहले वेटरनी ग्राउंड में आयोजित कर्पूरी जयंती कार्यक्रम को रद्द किया गया, जब ललन सिंह ने इस्तीफा दिया तो फिर वहीं पर रैली करने के लिए निर्णय लिया। आपको बता दूं कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में अजीब तरह का ये खेल चल रहा है। कभी रैली को रद्द करने की जानकारी दी जाती है तो कभी रैली करने की जानकारी दी जाती है। ललन सिंह के इस्तीफे से ठीक पहले पटना के वेटरनी ग्राउंड में प्रस्तावित रैली न करने की जानकारी अपने नेताओं को दी गई। अब ललन सिंह की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से विदाई हो गई है, लिहाजा एक बार फिर से इस ग्राउंड में रैली करने की तैयारी शुरू हो गई है। बजाफ्ता आज ही जेडीयू नेताओं को इस बारे में जानकारी दी गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि 24 जनवरी को पटना में आयोजित जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जहां उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों वंचितों की सेवा में अर्पित कर दिया है। जहां उनके सेवा भाव के कारण ही समाज के हर जाति और फिर हर वर्ग में आज भी उनके प्रशंसक विद्यमान हैं, इसलिए उन्हें जननायक भी कहा जाता है। आगामी 24 जनवरी को उनकी 100वीं जयंती है, जिसे एक पर्व की तरह मनाया जाएगा। इस अवसर पर पटना के वेटरनी कॉलेज के मैदान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटने और फिर उनके पार्टी के जेडीयू के टूटने का दावा करते हुए कहा कि इस साल नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बनेंगे। जब नीतीश कुमार हटेंगे, जेडीयू टूटेगा और बिहार को नीतीश लालू राज के राहु काल से मुक्ति मिलेगी। सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता को नव वर्ष 2024 के शुभारंभ पर बधाई देते हुए एक्स पर अपने बयान को पोस्ट करते हुए कहा कि साल 2024 में भाजपा के शीर्ष राजनेता नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू में टूट की भविष्यवाणी करते हुए ये भी कहा कि नीतीश कुमार भी बिहार के मुख्यमंत्री पद से हटेंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनकी ये भविष्यवाणी देश और फिर बिहार के हित में अवश्य सत्य सिद्ध होगी। जहाँ इस साल के पहले माह में मकर संक्रांति के बाद अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारत में सांस्कृतिक पूर्ण जागरण का नया युग शुरू होगा। जहाँ अयोध्या धाम के नए स्वरूप में विकसित होने से लाखों लोगों को पर्यटन उद्योग में रोजगार के अवसर मिलेंगे और फिर बिहार को नीतीश लालू राज के राहु काल से मुक्ति मिलेगी। ऐसे शुभ परिवर्तनों की आशा से भरे
साल 2024 में सबका अभिनंदन है। दोस्तों, अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा आयोजन होने जा रहा है। जी हाँ, जिसके चलते भाजपा द्वारा इस आयोजन का देश भर में दीपावली की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है। इस कारण बिहार में भाजपा द्वारा आयोजित एक बैठक में भाजपा ने हेलो या फिर नमस्ते की जगह जय श्री राम कहने का संकल्प लिया है। दरअसल बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने नए साल में एक संकल्प लिया है, जिसमें सभी ने कहा कि अब किसी का भी अभिवादन करने के लिए हेलो, नमस्कार, प्रणाम आदि नहीं, सिर्फ जय श्री राम, जय सिया राम कहने का फैसला लिया है। बिहार में भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य स्तर के भाजपा नेता सभी काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस बैठक में भाजपा द्वारा विभिन्न मुद्दों पर लिए गए निर्णय के साथ ही इस साल होने वाले अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में स्थानीय स्तर पर भी भव्य आयोजन करने की रूपरेखा बनाई है। इसी के साथ जय श्री राम या फिर जय सिया राम बोलने का निर्णय लिया गया है। अब भाजपा किसी के साथ भी बोलेंगे नमस्ते, ना हेलो, ना हाय, ना बाय, सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे। ये भाजपा का कहना है। जब भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा की तरफ से किए गए बैठक में इस फैसले का सभी ने समर्थन किया है। जब बैठक में प्रस्ताव रखा गया था कि सभी भाजपा कार्यकर्ता नेता या फिर किसी अन्य से मुलाकात हो या फिर किसी का भी अभिवादन करना हो, तो अब हेलो नहीं या फिर नमस्ते नहीं बोलते हुए बल्कि जय श्री राम बोला जाएगा। जी हाँ, बैठक में इस प्रस्ताव का सभी ने समर्थन किया है। दोस्तों, आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के पोस्टर और फिर बयान के बाद राजनीतिक क्षेत्र में विवाद छिड़ गया है। जहां फतेह बहादुर सिंह ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास के समीप एक पोस्टर लगाया है, जिसमें मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग अंकित किया गया है। वहीं जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद विधायक फतेह बहादुर पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर का नाम के विपरीत उनका आचरण है। उन्होंने ये भी कहा कि वे अपना नाम कायर बहादुर रख ले। जो आपको बता दें कि फतेह बहादुर सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी एवं लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने के लिए 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर गए थे। जब नए साल की शुभकामना एवं पूर्व सीएम राबड़ी देवी को जन्मदिन की शुभकामना देने के बाद वे बाहर निकले और फिर मीडिया से बात की। जब उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने कभी धर्म और फिर मंदिर मस्जिद की बात नहीं की है, जो हमेशा शिक्षा एवं स्वाभिमान की लड़ाई लड़े हैं। जब उन्होंने सवाल किया है कि एक भी ऐसा ग्रंथ बताइए जिसमें SC ST या फिर OBC की चर्चा हो। सभी को शूद्र कहा गया है, जब 90% बहुजन को शूद्र कहा गया है। राजद विधायक ने यहाँ तक कह दिया है कि हम हिंदू ही नहीं हैं। जी हाँ, हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। जब देश के बहुजनों के हाथों में धर्म का झंडा नहीं बल्कि कलम और किताब होना चाहिए, ये कहना है फतेह बहादुर सिंह का। फतेह बहादुर सिंह ने कहा कि जो लोग कहते हैं कि राम मूर्ति में प्राण है, तो उनको ऐसी मूर्तियों को चिन्हित करना चाहिए और फिर जो हमारे जवान सरहदों पर शहीद होते हैं उनको वहां भेजना चाहिए और हमारे शहीदों को वापस प्राण देना चाहिए। मैं राम को भगवान नहीं मानता, ये कहना है फतेह बहादुर सिंह का। वहीं पर जेडीयू प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि फतेह बहादुर का नाम के विपरीत उनका आचरण है। उन्होंने ये भी कहा है कि वे अपना नाम कायर बहादुर रख ले। जब विधायक के देवी देवता और फिर धार्मिक आस्था पर वे टिप्पणी करने को लेकर के उन्होंने ये बातें कही है। जहां उन्होंने कहा कि राजद विधायक इस बात की घोषणा करें कि जिसके घर में पूजा पाठ होती है, सामाजिक समारोह में मंत्राचार होता है, श्राद्ध होता है, वहां वह नहीं जाएंगे। जह नहीं तो ऐसे लोगों का इलाज जनता जानती है। दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की विधायक फतेह बहादुर के विवादित बयान पर सियासी घमासान जारी है। इस बीच शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने 22 जनवरी को राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि भगवान के अंदर प्राण देने का अधिकार किसको है? कोई भगवान के अंदर प्राण नहीं दे सकता है, वह तो सर्वव्यापी है। जब उनके अंदर प्राण कौन दे सकता है, ये सवाल किया है उन्होंने। जहां वहीं अयोध्या जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे न्योता मिलेगा तो जाऊंगा, नहीं मिलेगा तो फिर नहीं जाऊंगा। आरजेडी विधायक द्वारा हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा है कि अगर कहीं भी किसी का अपमान हो, ये अच्छी बात नहीं है। या किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, या चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो। उन्होंने कहा है कि किसी की आस्था के साथ ठेस पहुंचाने का काम नहीं होना चाहिए। बच्चों को पढ़ने वाले स्कूली पाठ्यक्रम पुस्तकों में अगर कोई विवादित बात है तो फिर उसे हटाने में कोई गलत नहीं है। जब विधायक फतेह बहादुर की अपनी सोच हो सकती है, किसी विषय पर नहीं। दोस्तों, भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय कुमार सिन्हा ने राजद विधायक के देवी सरस्वती के विरुद्ध अपमानजनक बयान और फिर लालू प्रसाद यादव के आवास के सामने और अन्यंत्र सनातन विरोधी पोस्टर लगाने पर
अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने सनातन धर्मों को अपमानित करने की सुपारी ले ली है। जहां विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि पिछले 17 माह से चल रही महागठबंधन सरकार में सनातन धर्मों को अपमानित करने का अभियान चल रहा है। जब कभी इनके मंत्री पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के विरुद्ध तो कभी दुर्गा जी और फिर कभी देवी सरस्वती को अपमानित करने का बयान देते हैं। यह सनातन धर्म के प्रमुख देवी देवताओं और ग्रंथों पर इनकी अनर्गल टिप्पणी से सभी हिंदू और फिर सनातन के संतान मर्माहत है। जी हाँ, इनके महागठबंधन का कोई भी दल इन्हें नहीं रोकता है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि इंडी गठबंधन में नीतीश, डीएमके के राजद, सपा सभी दल सनातन विरोधी आचरण और फिर इसे नीचा दिखाने की बात करते हैं। देश की जनता को कांग्रेस का बयान और फिर हल्फनामा अभी भी याद है, जिसमें उन्होंने राम सेतु और फिर राम को काल्पनिक बताया था, जहां उनके अस्तित्व को नकार दिया था। दोस्तों, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के उद्देश्य से गठित 28 दलों के विपक्षी गठबंधन इंडिया में लगातार आंतरिक दरार देखी जा रही है। नवीनतम घटनाक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री और फिर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार द्वारा कांग्रेस के प्रति असंतोष व्यक्त करना भी शामिल है, जिसके कारण उनके साथ सुलह की कोशिश शुरू हो गई है। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार कथित तौर पर कांग्रेस से नाराज हैं और कांग्रेस नेतृत्व फिलहाल उन्हें मनाने की कोशिश में लगा हुआ है। जब नीतीश कुमार ने जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के दौरान सार्वजनिक रूप से कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा था कि जाति आधारित जनगणना और फिर आरक्षण जैसे मुद्दों पर बड़े फैसलों के बावजूद भी कांग्रेस ने उनके नाम पर चर्चा तक नहीं की है। इससे कांग्रेस खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। बढ़ते असंतोष के जवाब में ऐसी खबरें आ रही है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाने पर विचार कर रही है। इस कदम को नीतीश कुमार द्वारा उठाई गई शिकायतों को दूर करने और फिर विपक्षी गठबंधन की एकता को मजबूत करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, गुजरे साल यानी कि 2023 में वस्तु और फिर सेवा कर यानी कि जीएसटी के रूप में बिहार को ठीक ठाक राजस्व की प्राप्ति हुई है। केंद्र का खजाना भी जीएसटी से भरा हुआ है, जब इक्का दुक्का राज्यों को पिछले साल की तुलना में कम राशि प्राप्त हुई है। बिहार में अप्रैल से दिसंबर 2023 के दौरान जीएसटी संग्रह के वार्षिक 10% की वृद्धि हुई है, जब ये 19,157 करोड़ तक पहुंच गई है। पिछले साल की समान अवधि में ये 17,360 करोड़ रुपए थी। यह दिसंबर 2023 में 1,487 करोड़ रुपए की प्राप्त हुई है, जहां ये पिछले साल की समान अवधि से 14% अधिक है। पड़ोसी उत्तर प्रदेश 12 और बंगाल ने 10% की वृद्धि दर्ज कराई है, जबकि झारखंड की वृद्धि मात्र 4% रही है। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिला अब नीली क्रांति की ओर अग्रसर हो गया है, जहां इस साल 2023 में लगभग 1,500 मीट्रिक टन मछली उत्पादन में वृद्धि हुई है। जब पूर्व के वर्षों में महज कुछ ही हेक्टेयर में उत्पादन होने वाले मछली उत्पादन का स्वरूप अब वृद्धि होता जा रहा है। जब वर्तमान में अब 3,993 हेक्टेयर जल क्षेत्रों में लगभग 20,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हो रहा है, जिसमें मुख्य रूप से रोहू, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प और फिर पंगेसियस समेत अन्य प्रजाति शामिल है। इस जल क्षेत्र में 2642 हेक्टेयर निजी तो 1351 हेक्टेयर सरकारी जलकर शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक जिले में 60 से 70% लोग मछली खाने के शौकीन हैं। यही कारण है कि जिले में प्रतिदिन लगभग 2 मीट्रिक टन आंध्र प्रदेश और फिर पश्चिम बंगाल से मछली का आयात होता है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देकर के मत्स्य पालकों के आय में वृद्धि करने को लेकर के केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाएं संचालित है, जहां इस साल विभिन्न योजनाओं से कुल 1220 लाभुक लाभान्वित हुए हैं। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास के सामने लगे पोस्टर को लेकर के बिहार में सियासी बवाल मच गई है। इसी बीच राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सांसद मनोज झा ने राम और धर्म से जुड़े विषय पर अपना और पार्टी का रुख साफ कर दिया है। जो उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हर धर्म के प्रति समभाव और प्रजाति के प्रति सम्मान रखना आरजेडी के डीएनए में है, लेकिन मेरी आस्था मेरी निजी चीज है, इसका सार्वजनिक प्रदर्शन भगवान को भी परेशान करेगा। मनोज झा ने कहा कि हमारे विधायक यानी कि फतेह बहादुर ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फूले के मंदिर और फिर विद्यालय के संदर्भ में वंचित समाज को जगाने के लिए दिया था, जिसे मंदिर पर हमला बता रही है। जो आपत्तिजनक बयानबाजी की जा रही है। दरअसल भाजपा के लोग सावित्रीबाई फूले के बारे में जानकारी नहीं रखते होंगे, क्योंकि उनकी बौद्धिक पूंजी शून्य है। जब भाजपा पर कटाक्ष करते हुए मनोज झा ने कहा है कि हम धर्म को आस्तीन में बांध करके नहीं रखते हैं, आरजेडी के लोग धर्म को दिल में रखते हैं। हमारे राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, बापू के राम है। जब भाजपा तय करे कि वे क्या हैं,
मनोज झा ने कहा है कि भाजपा के लोग सद्भाव की बात करने वालों की लिंचिंग कर देते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी परंपरा में देवी देवता आदि की आलोचना करने की परंपरा रही है। मनोज झा ने साफ कर दिया है कि हमारे विधायक फतेह बहादुर सिंह ने समाज सुधारक सावित्रीबाई फुले के संदर्भ में कुछ बातें कही जिसे मंदिर के बारे में दूसरे अर्थों में दुष्प्रचारित किया जा रहा है। विधायक ने वंचित समाज को जागरूक करने के लिए बारे में ये बातें कही थी। इधर आपको बता दूं कि राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह ने राबड़ी आवास पर पत्रकारों से चर्चा करने के दौरान कहा कि हम 90% बहुजन समाज को मनुवादियों ब्राह्मणों ने शूद्र कहा है, हम हिंदू नहीं हैं। यह एक संदर्भ के हवाले से उन्होंने कहा है कि रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है। जहाँ अयोध्या में राम मंदिर का कोई तथ्य नहीं है, वहाँ विश्वविद्यालय बनना चाहिए था। मंदिर बनने से केवल मनुवादी पाखंडियों का भला होगा। विधायक फतेह बहादुर ने कहा है कि हमारे पूर्वजों ने मंदिर और फिर मस्जिद की बात नहीं की है, जब शिक्षा और फिर स्वाभिमान की बात कही है। जब मैं कहता हूँ कि देश के बहुजन समाज के हाथ में धर्म का झंडा नहीं, कलम और किताब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा ये निजी बयान है, मैं इस पर कायम हूँ। दोस्तों, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी लालू प्रसाद यादव के घर के बाहर लगे पोस्टर को लेकर के निशाना साधा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि जिसको जो गुलामी करनी है करने दीजिए। जिस पार्टी का होर्डिंग पोस्टर है उसमें एक राजा है, एक रानी है, कई राजकुमार है और फिर कई राजकुमारी है। पहले उनको अपनी पार्टी की हैसियत समझनी चाहिए, फिर दूसरे की बात करनी चाहिए। तेज प्रताप यादव के दीपोत्सव मनाने को लेकर के दिए गए बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि अभी 20 साल इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने मीडिया से कहा था कि जब INDIA का झंडा केंद्र में लहराएगा तब राम राज जाएगा। इधर सीतामढ़ी में एक पुलिसकर्मी की महिला पर लाठी चलाने के मामले को लेकर के सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया गुंडा राज स्थापित हो गया है। इससे मुक्ति दिलाने के लिए मैं बिहार की जनता से आग्रह करूंगा कि एक बार भाजपा को जनमत देने का काम कीजिए, अपराधी बिहार छोड़ देगा, इसकी गारंटी देते हैं। लालू प्रसाद यादव से बिहार विधानसभा अध्यक्ष की मुलाकात को लेकर के उन्होंने कहा है कि क्या फर्क पड़ता है, जहां मिले कोई दिक्कत नहीं है, जिसको सरकार बनानी है बनाए। INDIA के लोगों को हराने के लिए भाजपा बैठी है। बिहार की जनता के आशीर्वाद से 2024 में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। दोस्तों, परिवहन विभाग ने निर्भया फ्रेमवर्क के तहत सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन लगाने का निर्णय लिया है, लेकिन अब तक मात्र 2765 गाड़ियों में यह बटन लग पाया है। जब साथ ही 93 ऐसे बसों का परमिट भी रोका गया है जिसमें यह सिस्टम नहीं लगाया हुआ था। जब 1 जनवरी से इसको लेकर के सार्वजनिक वाहनों की धरपकड़ शुरू हो गई है। इस वजह से बड़ी संख्या में ट्रक और फिर बस सड़क से गायब हो गए हैं। विभाग ने सभी गाड़ियों में जिसमें यह बटन नहीं लगाया हुआ है उनके प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाने और फिर रजिस्ट्रेशन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। जहां प्रदूषण सेंटर ऐसे बसों को प्रमाण पत्र देंगे, वैसे सभी सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए उनका लाइसेंस रद्द करने का निर्देश दिया गया है। जब विभाग मुख्यालय में कमांडर एंड कंट्रोल सेंटर में भी शुरू किया गया है, जहां से सार्वजनिक परिवहन के लोकेशन की लाइव ट्रैकिंग की जा रही है। जब विभाग ने जिलों को निर्देश भेजा है कि सभी स्कूली गाड़ियों में डिवाइस लगाया जाए, इस निर्देश का पालन नहीं करने वाले स्कूली प्रबंधक को नोटिस करें। परिवहन विभाग के मुताबिक BSRTC के बसों में व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस और फिर इमरजेंसी बटन लगाया गया है, जिसके बाद अब गाड़ियों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। जब बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के बसों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन से लैस करने की प्रक्रिया अभी पटना, गया, दरभंगा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि इन शहरों में सार्वजनिक गाड़ी की संख्या अधिक है। विभाग के मुताबिक स्कूली छात्रों की सुरक्षा के लिए भी स्कूल बस में पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया जाएगा। इसको लेकर के जल्द ही विभाग की ओर से स्कूल प्रबंधन के साथ बैठक होगी और फिर उसके बाद सार्वजनिक बसों में अलार्म लगाने का निर्देश दिया जाएगा। जहाँ ऐसा नहीं करने वाले स्कूल बसों के परिचालन को रोक दिया जाएगा और फिर इन बसों को भी फिटनेस नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, नए साल के स्वागत में लोगों ने जमकर के मटन, चिकन और फिर मछली का स्वाद लिया है। जहां सोमवार होने के कारण मटन, चिकन और मछली की बिक्री जमकर हुई है। मटन और चिकन खरीदने के लिए सुबह 7 बजे से ही लोग दुकानों पर पहुंचने लगे थे। जहां कुछ लोगों ने भीड़ से बचने के लिए एडवांस बुकिंग करा रखी थी। जहां कारोबारियों की माने तो इस बार नए साल के मौके पर लगभग 1 करोड़ रुपये का चिकन, मटन और फिर मछली का कारोबार हुआ है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से खस्सी, चिकन और फिर मछली मंगा करके स्टॉक कर लिया गया था। जब मटन की मांग देखते हुए मटन कारोबारियों ने मटन के दाम 600 से बढ़ा करके 900 रुपये प्रति किलो तक कर दिए थे। इसके बावजूद भी मटन के लिए दुकानों पर होड़ मची थी, जहाँ चिकन की मांग सबसे अधिक रही। हालांकि
मछली कारोबारी धनंजय सिंह ने बताया है कि ठंड की वजह से मछली की मांग उम्मीद से कुछ कम रही। दोस्तों, रबी सीजन की फसलों में गेहूं के बाद सरसों की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। जब सरसों की क्वालिटी उसके दोनों दानों में तेल की मात्रा पर निर्भर करती है। सरसों खेती मुख्य रूप से इससे मिलने वाले तेल के लिए की जाती है। जब अगर सरसों के दाने में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है तो फिर उस सरसों के बाज़ार में भाव अच्छे मिलते हैं। वहीं सरसों की क्वालिटी ख़राब होने पर बाज़ार में भाव कम मिलते हैं। ऐसे में खेती करते समय सरसों की क्वालिटी का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। जब वहीं अगर आप सरसों की क्वालिटी को सुधारना चाहते हैं तो फिर या फिर तेल की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें अपना करके सरसों की फसल की क्वालिटी में सुधार कर सकते हैं। सुधार करने के साथ ही तेल की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। सरसों की फसल में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग होता है। इसी के साथ सरसों में सल्फर, जिसे गंधक कहते हैं, इसके इस्तेमाल से किसान सरसों के दाने में तेल की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए किसानों को सरसों में गंधक युक्त उर्वरक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे दानों में तेल का मात्रा ज्यादा मिले और फिर पैदावार में भी बढ़ोतरी हो सके। किसान खेत की तराई करते समय गंधक युक्त उर्वरक में किसान सिंगल सुपर फॉस्फेट जैसे पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सरसों की बेहतर पैदावार के लिए इसकी पहली सिंचाई फूल निकलते समय करें। जहाँ सरसों की दूसरी सिंचाई फलियां लगते समय करनी चाहिए। जहाँ अगर आपके क्षेत्र में पानी की कमी हो तो फिर फूल आते समय एक सिंचाई करना चाहिए। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से बड़ी खबर सामने आई है। बिहार के बेगूसराय में आग में झुलस करके एक ही परिवार के 4 लोगों की जान चली गई है। इस घटना से इलाके में हरकंप मच गया है। यह घटना जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के अरवा पंचायत की है। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी की घटना हुई, जहां शॉर्ट सर्किट के कारण एक घर में आग लग गई। जहां घर में रहने वाले लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक जल करके इनकी जान चली गई। यह पूरा घर आग की चपेट में आ गया। इस आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। धीरे धीरे इलाके में आग फैल गई। यह आग ने कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जाता है कि पति पत्नी और बच्चे अपने घर में सो रहे थे, तभी लोगों की जल करके जान चली गई। जी हाँ, बेगूसराय जिले के बछवाड़ा पंचायत थाना क्षेत्र के अरुआ पंचायत के वार्ड नंबर 8 की यह घटना है, जहाँ शॉर्ट सर्किट से लगे आग के कारण पूरा परिवार खत्म हो गया। आसपास के घरों में भी आग लग गई थी। इस कारण अफरा तफरी की स्थिति कायम हो गई। इधर उधर भागने लगे जब घर में रखा सारा सामान धू करके जल गया था। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की घटना हुई है। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई है। जब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र मुंगेर के लखीसराय पहुंचे सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि धर्म और आस्था प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। मैं भी हिंदू हूं और फिर धर्म के प्रति मेरी आस्था भी गहरी है, लेकिन भाजपा वालों की तरह इसे प्रदर्शित नहीं करता। धर्म और धार्मिक स्थल प्रचार के केंद्र नहीं है, जहाँ देश भर में लोगों को इसके माध्यम से मुद्दों से भटकाया जा रहा है। मीडिया को आगे करके प्रायोजित खबरों के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार सरकार के गिरने से लेकर के जदयू में टूट तक की भविष्यवाणी की जाने लगी, जो कि सच से परे है। यह महागठबंधन की सरकार मजबूत है और आगे लोकसभा का चुनाव भी पूरे एकजुटता के साथ INDIA के मंच से लड़ा जाएगा, यानी कि इंडिया के मंच से लड़ा जाएगा। भाजपा और मोदी की विदाई का रास्ता बिहार दिखाएगा और इसके लिए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। ललन सिंह रविवार को यहाँ जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। अलग अलग 4 गांवों में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वे भाजपा पर हमलावर रहे। उन्होंने कहा कि धार्मिक भावना से खेल कर भी भाजपा और नरेंद्र मोदी को अब सत्ता हासिल होने वाला नहीं है। जब नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार से उनके विरुद्ध शंखनाद हो चुका है। हिंदी पट्टी राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश ही उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए काफ़ी है। जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जितनी सीटें अभी भाजपा को है उससे बेदखल करने के लिए बिहार और बंगाल ही काफ़ी है। सत्ता से बेदखल होकर के वे हिमाचल की तराई में कीर्तन करेंगे जाकर के, चूँकि महंगाई बेरोजगारी से नहीं बल्कि धर्म और धार्मिक प्रचार से इन्हें मतलब है। 2014 के लोकसभा चुनाव में हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा, काला धन वापस लाने का वादा, प्रत्येक के खाते में 15-15 हज़ार रुपये देने का वादा कहा गया है ये चीज़, लेकिन 10 सालों के शासन में 20 करोड़ लोगों को नौकरी और फिर रोजगार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। जो भी वादा करते हैं सब फॉल्स होते हैं। जदयू नेता ने कहा है कि काले धन लाने के नाम पर काला धन लेकर के अपने चहेते बिजनेसमैन को देश से भगा दिया। इस पर कभी जुबान नहीं खुलती है। जी हाँ, अभी संसद में भाजपा संसद की सहमति से 2 उपद्रवी घुस गया है। जब आंसू गैस की गोले छोड़ने लगा, मैं भी सदन के अंदर ही था जब संसद सदस्य भयभीत हो गए।
दोस्तों, हिट एंड रन कानून में ज्यादा सजा जुर्माना का विरोध में देश भर में करीब आधे ट्रकों के पहिए थम चुके हैं। जब विरोध में शामिल होने वाले ड्राइवरों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जब ड्राइवर रोड पर ट्रक छोड़ करके जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और उत्तराखंड में हालात बिगड़ सकते हैं। यहाँ ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने आज दोपहर में इस संबंध में देश भर में ट्रांसपोर्ट यूनियन की बैठक बुलाई, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। देश भर के तमाम राज्यों में केंद्र सरकार के इस हिट एंड रन कानून का जम करके विरोध हो रहा है। ड्राइवरों के साथ तमाम ट्रांसपोर्ट यूनियनें इस कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आई है। जहाँ तमाम जगह आज भी चक्का जाम और फिर बसों, ट्रकों की हड़ताल की सूचना है। इस हड़ताल में प्राइवेट बसों, ट्रकों से लेकर के सरकारी महकमे में शामिल प्राइवेट बसें भी शामिल हो रही है। दरअसल हिट एंड रन के नए कानून के तहत केंद्र सरकार ने 10 साल की सजा एवं 10 लाख जुर्माना लगाने का प्रावधान लागू किया है। दोस्तों, घरेलू बाजार में कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार ने पिछले साल प्याज के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी। जब ये फैसला 31 मार्च तक प्रभावी रहेगा, लेकिन अब कीमतें नियंत्रण में हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार आने वाले समय में ये प्रतिबंध हटा ले। जब पिछले कुछ दिनों के दौरान प्याज की कीमतें 1870 रुपये से गिर करके 1500 रुपये प्रति क्विंटल के लेवल पर आ गई है, यानी कि महज कुछ ही दिनों में ये प्याज 20% अधिक सस्ता हो गया है। वहीं अगर निर्यात के प्रतिबंध से देखें तो फिर कीमतों में 60% की गिरावट आई है। जो सरकार के नजरिए से अच्छी बात यह है कि नई फसल बाजार में दस्तक दे रही है। जब उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने सोमवार को कहा कि केंद्र ने बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए अब तक 2023 के खरीफ सत्र में उगाए गए 25,000 टन प्याज की खरीद की है। जब सरकार बफर स्टॉक बनाए रखने और फिर घरेलू उपलब्धता को बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रण में रखने के मकसद से बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए प्याज की खरीद कर रही है। जब केंद्र में इंडिया गठबंधन का झंडा लहराएगा, उसी दिन राम घर आएंगे। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि ये कहना है तेज प्रताप यादव का, जो आरजेडी के नेता है। जहां आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम करके निशाना साधा है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीपोत्सव मनाने को लेकर के हमला बोला है। तेज प्रताप यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने वाले बयान पर तंज कसा है। पटना में पत्रकारों के साथ बातचीत करने के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि जब केंद्र में INDIA महागठबंधन का झंडा लहराएगा, तभी राम घर आएंगे। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद अब सियासी वार पलटवार के दौर एक बार फिर से शुरू हो सकता है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अपने घरों में राम ज्योति जलाएं। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक क्षण भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। इस मौके पर सभी 140 करोड़ देशवासी 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाएं और दीपावली मनाएं। जब वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि भगवान राम हमारे लिए राजनीतिक नहीं बल्कि आस्था का विषय है। जब उन्होंने कहा है कि नव वर्ष के पहले महीने में ही 22 जनवरी को अयोध्या धाम में बहुप्रतीक्षित नव्य भव्य मंदिर में राम के विराजमान का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। इस मौके पर प्रदेशवासी अपने अपने घरों में राम ज्योति प्रज्वलित करके दीपोत्सव मनाएं। 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और फिर प्रतीक्षा के बाद भव्य राम मंदिर का निर्माण और फिर उसमें दिव्य प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा हमारे लिए राजनीति का नहीं बल्कि देश के करोड़ों जनमन की आस्था का विषय है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती को लेकर के राजनीतिक गरमाई हुई है। जेडीयू ने अब एक बार फिर से कर्पूरी के जन्म शताब्दी समारोह पर बिहार पटना में रैली करने का फैसला किया है। पहले ठंड का हवाला देते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। जेडीयू राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। जब पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने भी कर्पूरी की जन्म शताब्दी पर 23 जनवरी को पटना में समारोह का आयोजन करने का ऐलान किया था। जेडीयू महासचिव राजीव रंजन ने सोमवार को कहा कि कर्पूरी ठाकुर देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गरीबों वंचितों की सेवा में अर्पित कर दिया। उनके सेवा भाव के कारण ही समाज की हर जाति हर वर्ग में आज भी उनके प्रशंसक विद्यमान है। जब उन्होंने लोगों का आह्वान करते किया है कि कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में वेटरनरी कॉलेज मैदान पहुंची और फिर उनकी नीतियों और फिर आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। आपको बता दें कि अपरिहार्य कारणों से इस कार्यक्रम को पार्टी प्रदेश कार्यालय में मनाने का निर्णय पार्टी ने लिया था। दोस्तों, नए साल के आगाज के साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी गतिविधियां तेज होने लगी है।
सूत्रों के हवाले से सियासत की इस वक्त की बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। खबर यह है कि लालू प्रसाद तेजस्वी से नाराजगी के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इंडिया गठबंधन के नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। जहां कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश की पहल पर नीतीश कुमार की राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से बात हुई है। दरअसल बीते 19 दिसंबर को दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित होने के बाद जेडीयू की खेमे में नाराजगी थी। जहां सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज थी कि नीतीश कुमार ममता बनर्जी और केजरीवाल के प्रभाव से नाखुश हैं, इसलिए ये बैठक से निकल गए। हालांकि बाद में लालू प्रसाद और जेडीयू के तत्कालीन अध्यक्ष ललन सिंह ने सामने से आकर के सफाई दी थी कि नीतीश कुमार नाराज नहीं है। अब जब ललन सिंह के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू की कमान खुद संभाल ली है, तो फिर नए साल पर जेडीयू को उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन में नीतीश को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। यह चर्चा है कि नाराज नीतीश कुमार को मनाने के लिए बिहार कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने पहल की है और नीतीश कुमार से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और बाद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से फोन पर बात हुई है, जिसके बाद नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लोगों से बात करने को तैयार हुई है और फिर आज वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे बात कर सकते हैं। उधर ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के नीतीश और लालू तेजस्वी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है, जहां रिश्तों में दूरियां तब दिखी जब नए साल के मौके पर ना तो सीएम नीतीश कुमार बधाई देने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे और ना ही तेजस्वी यादव या फिर उनके घर का कोई भी सदस्य नए साल की शुभकामनाएं देने सीएम आवास पहुंचे। कहा जा रहा है कि तेजस्वी बीमार हो गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ललन सिंह के इस्तीफे को लेकर के लालू तेजस्वी और नीतीश के बीच तकरार बढ़ गई है और नीतीश अब लालू के बिना ही सीधे कांग्रेस से डील कर रहे हैं, ये सवाल है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।